नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास एनसीईआरटी सार जो है क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपका महेश वर्मा की किताब है। ये इसमें आपको पूरा इतिहास का जो है वो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस किताब को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 1, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो महाजनपद और मगध का प्रशासन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका प्राचीन इतिहास का ये पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 महेश वारनवाल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं महाजनपद क्या था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ओर जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ओर जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी थी एवं छोटे छोटे कबीले राज बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का भी जन्म हो चुका था। ठीक है, तो लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी थी एवं छोटे छोटे कबीले राज बनते जा रहे थे और बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जन का अत्यधिक रूपांतर हो चुका था और जनपदों का भी जन्म हो चुका था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ की सूची में कुछ अंतर है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें 2 प्रकार के राज्य थे। एक आपका राजतंत्र था, एक आपका गणतंत्र था। तो राजतंत्र, इसमें इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। तो राजतंत्र में इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। गणतंत्र ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गणेश संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य वज्जी व मल्ल थे। ठीक है, तो आपका जो है गणतंत्र में वज्जी और मल्ल 2 आपके राज्य थे। ठीक है, तो ऐसे गणतंत्र ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य वज्जी व मल्ल थे। तो 16 महाजनपद व राजधानियां। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व महावस्तु एवं जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी और इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो वैशाली की लिच्छवी गणराज्य जो है लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपका कहाँ कहाँ पर कौन सा था। तो देखिए आपका यहाँ पर कम्बोज था, पाकिस्तान साइड में पेशावर था, इधर गंधार था, तहसीला देखिए आपका यहाँ पर था, सोतुदरी था, इधर आपका सिंधु नदी है, इधर आपका मद्र हो गया, मध्य के बाद कुरु, इसके बाद नीचे हस्तिनापुर, इसके बाद आपका पंचाल हो गया, मल हो गया, यमुना नदी, गंगा नदी। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, सूरसेन, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे आपका कुरुक्षेत्र है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के नीचे आपका इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के नीचे मथुरा और इसके इधर सूरसेन है, मत्स्य है, अवंती है, चेदी है और उसके चेदी के नीचे नर्मदा नदी, उज्जैनी देखिए आपका यहाँ पर है, उज्जैनी। ठीक है, जैसे आप मल है, कौशल है, कपिल वस्तु है, श्रावस्ती, अयोध्या, काशी, विदेह, शाक्य, अंग, चंपा, पाटलिपुत्र, मगध राजगीर, ताम्रलिप्ति। देखिए आपका यहाँ पर ताम्रलिप्ति है, महानदी है, वत्स है, नर्मदा नदी है, प्रतिष्ठान है, भारूकच है, आसमक है और गोदावरी नदी है। ठीक है, आपका दक्षिणापात है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा कावेरी। ठीक है, इधर आपका दक्षिणापात इसको बोलते थे, इधर आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। ठीक है, बीच में आपका तुंगभद्रा नदी भी आता है। ठीक है, तो आपका इधर देखिए ताम्रलिप्ति, मगध राजगिरी, अंग है, चंपा है, लिच्छवी यहाँ पर है, पाटलिपुत्र, प्रयाग, इलाहाबाद, कौसंबी, अयोध्या, श्रावस्ती, काशी, बनारस, शाक्य, विदेह, कौशल, मल, कौशल, श्रावस्ती, काशी। ठीक है, कपिल वस्तु, पांचाल, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र, कुरु, मत्स्य, सतुद्री, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, अवंती, चेदी, उज्जैनी, भारूकच। ठीक है, ये आपका जगह था। ठीक है, तो महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ महाजनपदों में पृथक शासन व्यवस्था थी, जिन्हें गण संघ कहा जाता था। इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे
तो अधिकांश राज्य जो आपके विंध्य के ऊपर में थे, ठीक है। तो विंध्याचल पहाड़ी के ऊपर में थे अधिकांश राज्य, ठीक है, जो कि यहाँ से ऊपर ये आपका हो गया। और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। तो अधिकांश राज्य विंध्य के ऊपर उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। तो अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। और इनमें मगध, कौशल, वत्स, देखिए आपका मगध यहाँ पर है, देखिए मगध हो गया, कौशल हो गया, वत्स आपका इधर हो गया, ठीक है, वत्स। देखिए वत्स यहाँ पर हो गया, मगध, वत्स, कौशल हो गया, अवंती हो गया, ठीक है, अवंती यहाँ पर। अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला है। तो अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था, जिसकी राजधानी चंपा थी। मैप में देखिए यहाँ पर अंग, यहाँ पर आपका भागलपुर और मुंगेर जिला भी है, यहीं पर आपका चंपा है, ठीक है। और मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिला और शाहबाद कुछ भाग सम्मिलित था। तो शाहबाद आपका जहानाबाद हो गया, अरवल वगैरह। मगध में आपका पटना, गया हो गया। तो मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिले और शाहबाद कुछ भाग सम्मिलित था। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है। कीकट किरात नामक जाति व इसके शासक ब्रह्मगंड का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। तो अथर्ववेद में तो मगध का जो है उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लेकिन आपका जो है ऋग्वेद में जो है कीकट किरात नामक जाति व उसके शासक ब्रह्मगंड का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था। तिरहुत आपका मुजफ्फरपुर इलाका हो गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, और ये सब इलाका आपका हो गया, समस्तीपुर वगैरह, दरभंगा। तो गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था, जिसमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे और इनकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसार नामक गांव से की जाती है। जब गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज 8 जनों का संघ था, जिनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे और इनकी राजधानी वैशाली थी, जिनकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसार नामक गांव से की जाती है। इसके पश्चिम में काशी जनपद था। तो इसके पश्चिम में काशी वाराणसी था, ठीक है, जिसकी राजधानी जो है बनारसी, ठीक है। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो आपका देखिए यहाँ पर आपका हो गया काशी और यहाँ पर आपका कौशल हो गया, ठीक है। तो आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था। तो कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था और जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो कौशल देखिए आपका कहाँ पर है, श्रावस्ती देखिए कहाँ पर है। तो कौशल यहाँ पर श्रावस्ती राजधानी, ठीक है, कौशल श्रावस्ती, ठीक है। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों के सीमा पर स्थित सेहत मेहत स्थान से की जाती है। तो कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग सम्मिलित था और जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश से गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित सेहत मेहत स्थान से की जाती है। महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था और जिसका संबंध राम कथा से जुड़ा जाता है। तो महत्वपूर्ण नगर आपका जो अयोध्या है वो भी कौशल के अंदर ही आता था और जिसका संबंध राम कथा से जुड़ा जाता है। कौशल में साक्यों का कपिलवस्तु गणराज भी सम्मिलित था। तो कौशल में जो साक्यों का कपिलवस्तु भी गणराज भी शामिल था। साक्य गणराज की राजधानी कपिलवस्तु थी। तो साक्य गणराज की राजधानी कहाँ थी, कपिलवस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरवा नामक स्थान से की गई है। तो कौशल में साक्यों का कपिलवस्तु गणराज भी सम्मिलित था और साक्य गणराज की राजधानी कपिलवस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरवा नामक स्थान से की गई है। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। तो अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा और प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर था। तो आपका 16 महाजनपद में सबसे पहला आपका अंग है, तो इसकी राजधानी चंपा और इसका प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर था। मगध, तो मगध महाजनपद का राजधानी ग्रीवज राजगिरी था। मल्ल महाजनपद, तो मल्ल महाजनपद का राजधानी कुशीनगर, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका काशी का जो है आपका काशी महाजनपद का राजधानी का वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद। पंचाल का है उत्तरी पंचाल। तो पंचाल दो भागों में बटा था, एक उत्तरी पंचाल, एक दक्षिणी पंचाल।
उत्तरी पंचाल का अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल का कांपिल्य था। कुरु है इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्वी हरियाणा, तो कुरु का आपका जो है राजधानी था इंद्रप्रस्थ मेरठ, मेरठ के पास दक्षिण पूर्वी हरियाणा के पास। और वज्जी, तो वज्जी का विदेह एवं मिथिला, तो वज्जी का राजधानी आपका था विदेह एवं मिथिला राज्य था, ठीक है। मत्स्य का था विराटनगर जयपुर में, वत्स का था कौशाम्बी इलाहाबाद पांडा, सूरसेन मथुरा, चेदी का सोत्रीवती सुक्तिमती, असमक का पोतन या पोटली, अवंती का तो उत्तरी अवंती दो भाग में, उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महिष्मती, गांधार का तहसीला, ठीक है, तो गांधार तहसीला हो गया। कंबोज का हाटक राजपुर कश्मीर, ठीक है, ये आपका राजधानी था, ठीक है। तो अंग का है चंपा प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर, मगध का गिरिव्रज राजगिरी, मल का कुशीनारा पावापुरी देवरिया गोरखपुर, काशी वाराणसी कोसा श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद, पांचाल श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद, सॉरी कौशल का श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद, पांचाल का उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पंचाल कांपिल, कुरु का इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्वी हरियाणा, वज्जी का विदेह एवं मिथिला, मत्स्य का विराटनगर जयपुर, वत्स का कौशाम्बी इलाहाबाद बांदा, सूरसेन का मथुरा, चेदी का चौथीवती चौथीमती, असमक का पोतन व पोटली, पोतन या पोटली, अवंती का उत्तरी अवंती उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती महिष्मती, गांधार का तहसीला और कंबोज का हाटक राजपुर कश्मीर, ठीक है। तो हमने देखा आपका, तो देखिए अंक का जो है चंपा प्राचीन मालिनी मुंगेर था, तो देखिए अंक का यहाँ पर चंपा था, राजधानी इसकी यहाँ पे थी अंक का, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर हो गया। सेकंड आपका यहाँ पर है मगध का, तो मगध का गिरिव्रज राजगिरी, तो मगध का देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका था, ठीक है, ये इलाका। मल है कुशीनारा पावापुरी, ठीक है, तो मल का कुशीनगर पावापुरी, तो यहाँ पर आपका होगा, ठीक है, इस इलाका में। उसके बाद है आपका काशी का वाराणसी, तो काशी क्षेत्र का बनारस था, तो काशी देखिए यहाँ पर है, यहीं पर आपका बनारस था, ठीक है। उसके बाद कौशल श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद, ठीक है, तो कौशल देखिए यहाँ पर है, तो कौशल अयोध्या श्रावस्ती फैजाबाद देखिए पूरा इलाका। पांचाल उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल कंपिल, तो देखिए पांचाल, तो यहीं पर आपका जो है पांचाल का था, तो उत्तरी पंचाल कांपिल और दक्षिणी पंचाल अहिच्छत्र था, ठीक है। तो पांचाल का आपका है उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र, दक्षिणी पंचाल कांपिल, कुरु का इंद्रप्रस्थ, तो कुरु का आपका जो है इंद्रप्रस्थ यहाँ पर देखिए, कुरु का इंद्रप्रस्थ इधर। उसके बाद आपका है वज्जी का विदेह एवं मिथिला, देखिए वज्जी आपका यहाँ पर आएगा, वज्जी यहाँ पर वज्जी। नेक्स्ट आपका है मत्स्य का विराटनगर, तो मत्स्य का विराटनगर सूरसेन यहाँ पर होगा, ठीक है, ये इलाका। उसके बाद वत्स का कौशाम्बी इलाहाबाद, ये पूरा इलाका। उसके बाद आपका है सूरसेन मथुरा, सूरसेन देखिए मथुरा यहाँ पर आपका ये पूरा। चेदी का है सोत्रीवती सुक्तिमती, ये आपका है चेदी, यहीं पर होगा। असमक का पोतन या पोटली, तो यहाँ पर असमक है, यहाँ पर पोतन या पोटली होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है अवंती का उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महिष्मती, तो यहाँ पर होगा ये अवंती पूरा।
गंधार, तक्षशिला, कम्बोज, हाटक। ठीक है, तो ये गंधार, तक्षशिला हो गया और कम्बोज का हाटक यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपका टोटल राजधानी था महाजनपद का। ठीक है, हमने देखा आपको मैप के अनुसार। हम आगे पढ़ेंगे। तो कौशल के समीपस्थ में मल्लों का गणराज था। तो कौशल के समीपस्थ में मल्लों का गणराज था, जिनकी राजधानी कुशीनारा थी और यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। तो कौशल के समीपस्थ में मल्लों का गणराज था, जिनकी राजधानी कुशीनारा थी और यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की गई है। अब आपको बताया गया बुद्ध कालीन प्रमुख गणराज। तो बुद्ध के समय में जो प्रमुख गणराज थे, तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में जो आपका गंगा जो बहती उसके आसपास में 10 गणराज के अस्तित्व के प्रमाण मिलते थे। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। पहला आपका है कपिल वस्तु के साथ। तो पहला है आपका कपिल वस्तु के साथ। यह गणराज नेपाल की तराई में स्थित था। इस गणराज की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से की गई है। कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर व बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से भी करते थे। बुद्ध का जन्म इसी गणराज में हुआ है। तो कपिल वस्तु के साथ यह गणराज नेपाल की तराई में स्थित था। इस गणराज की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से की गई है। और कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर व बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से भी करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी गणराज में हुआ था। सुमसुमार पर्वत के मग। तो सुमसुमार पर्वत का आसाम में मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है और यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बौद्धि निवास करता था। तो सुमसुमार पर्वत के मध्य सुमसुमार पर्वत का आसाम में मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है और यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बौद्धि निवास करता था। केशपुत के कलाम। तो केशपुत के कलाम जो है यह गणराज कौशल के पश्चिम में स्थित था और इसका विस्तार सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक तहसील था और लाल कलाम नामक आचार्य इसी गणराज में थे। तो केशवपुर के कलाम यह गणराज कौशल के पश्चिम में स्थित था और इसका विस्तार सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थल तक था। अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज में थे। अलकप के बुल्ली। तो यह गणराज आधुनिक बिहार में शाहाबाद, बारा व मुजफ्फरपुर जिलों के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी द्वीप बेतिया थी। तो अलकप के बुल्ली यह गणराज आधुनिक बिहार में शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिलों के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी द्वीप बेतिया थी। रामग्राम के कोलिये। तो रामग्राम के कोलिये तो यह शाक के गणराज के पूर्व में स्थित था और इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। तो रामग्राम के कोलिये यह शाक के गणराज के पूर्व में स्थित था। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। पावा के मल। तो पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पटरौना नामक स्थल था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया जिसे उद्भटक कहते थे। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। मल गणतंत्र में आनंद व अनिरुद्ध नामक 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो पावा के मल। तो पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पटरौना नामक स्थल से था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया जिसे उद्भटक कहते थे। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। मल्ल गणतंत्र में आनंद व अनिरुद्ध नामक 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। कुशीनारा के मल। तो एक आपका है कुशीनारा के मल। ठीक है, एक पावा के मल, एक कुशीनारा के मल। ठीक है, तो कुशीनारा की पहचान आधुनिक देवरिया नामक जिले में स्थित वर्तमान कासिया नामक स्थान से की गई है। मिथिला का विदेह। तो बिहार के भागलपुर व दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज था। राजा जनक यहाँ के शासक थे। राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो मिथिला का विदेह। तो बिहार के भागलपुर व दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज था। विदेह गणराज स्थित था। राजा जनक यहाँ के शासक थे और राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल के नाम से प्रसिद्ध था। वैशाली के लिच्छवी। तो यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज था। यहाँ का राजा चेटक जैन तीर्थंकर था और महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। तो वैशाली की लिच्छवी यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज था और यहाँ का राजा चेटक जैन तीर्थंकर था। महावीर की माता तीसरा चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। पिपली वन के मौर्य। तो पिपली वन की क्षेत्र का पहचान गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे। मौर्य ना, मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना था। तो पिपली वन के मौर्य, तो पिपली वन क्षेत्र की पहचान गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे। और मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। नेक्स्ट आपका अवंती राज मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। तो आपको आपका अवंती कहाँ पर था? अवंती राज मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के दो भाग थे, उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, तो अवंती राज देखिए कहाँ पर, मैप पे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आपका अवंती था, यहाँ पर ही आपका उज्जैनी था, और महिष्मती देखिए उज्जैनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। पश्चिमी की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। तो पश्चिमी की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था, और इसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी में थी। ठीक है, मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। तो मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराण में मिलती है। तो मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराण में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता व एवं वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या देवव्रत की। तो इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता था, वह एवं वसु का पुत्र था। ठीक है, वसु का पुत्र बृहद्रथ और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध। ठीक है, मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या देवव्रत थी, देवव्रत की राजगिरी में थी। ठीक है, और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध। तो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था, जिसने अनेक राजाओं का पराजित किया। अंततोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। तो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी राजा था, जिसने अनेक राजाओं का पराजित किया। अंततोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य राजा था। अंततः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर उसके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। तो रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य शासक था तथा उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। आगे हम पढ़ेंगे आपका हर्यंक वंश। तो हर्यंक वंश जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, जो कि आपका 544 ईस्वी से लेके 540 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व में इसका जो है वंश चला, हर्यंक वंश का, जिसे पितृहंता वंश भी बोलते हैं। तो बृहद्रथ वंश के बाद तो आपका सबसे पहला जो वंश था मगध में, वो आपका बृहद्रथ वंश था। तो बृहद्रथ वंश का के पश्चात मगध में हर्यंक वंश की स्थापना हुई, और इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तो मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालिक था। ठीक है, तो मगध का शासक बिंबिसार जो था बुद्ध का समकालिक था। बृहद्रथ वंश के बाद मगध में हर्यंक वंश की स्थापना हुई, और इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है मगध के बारे में। ठीक है, तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म समर्थक, तो आपका जो है हर्यंक वंश जो था आपका बौद्ध धर्म समर्थक था। और इसमें जो है हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसे श्रोणिक भी कहा जाता था। तो हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसे श्रोणिक भी कहा जाता था। और इसका पितृहंता पुत्र था, मतलब इसका बेटा जो है अजातशत्रु इसको मारकर राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे पितृहंता पुत्र कहा जाता है अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु इसका नाम पुनिक भी था, और इसका समय जो था 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसने जो है शासन किया। इसकी माता का नाम चलना था, पत्नी का नाम वजीरा था, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के काल में हुआ। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा इसी में जो है विभक्त हुई थी, शुद्ध पिटक और विनय पिटक में। ठीक है, इसके बाद एक मिनट,
प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर के सप्तपर्णी। एक मिनट। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। बुद्ध की शिक्षा विभक्त सूत पिटक और विनय पिटक में थी। इसको भी इसके बेटे ने इसको मारकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए से भी इसका जो बेटा को भी प्रतिहंता पुत्र कहा जाता है। और उसके बाद अजातशत्रु के बाद उदयन जो है आपका बना, जिसका शासनकाल 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व में था। और ये जो था जैन धर्म का समर्थक था और इसने जो है राजधानी परिवर्तन कर दिया। तो इसने जो है राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा पटना, जो कि गंगा व सोन नदी के संगम पर था, वहां पर जाके जो है बनाया। ठीक है। और उदयन के पुत्र थे, इसका एक नाम अनिरुद्ध था, एक का नाम मुंडक था, एक का नाम नागदशक था। और नागदशक ही इसमें से अंतिम शासक था आपका हर्यंक वंश का। ठीक है। तो आपका हर्यंक वंश जो है बौद्ध धर्म का समर्थक था। इसका संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है। और अजातशत्रु जो कि इसका बिंबिसार का बेटा था, जिसे कुनिक भी कहा जाता है। और ये 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व के बीच में था। इसकी माता का नाम चलना था, पत्नी वजीरा थी। ये जो है प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बुद्ध की शिक्षा विभक्त सूत पिटक विनय पिटक में हुआ। और अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन बना, जो कि 460 ईस्वी से लेके 460 ईसा पूर्व से लेके 444 बीसी तक था ये शासन इसका। जैन धर्म का ये समर्थक था। इसने राजधानी परिवर्तन किया राजगिरी से लेकर पाटलिपुत्र, जो कि गंगा एवं सोन नदी का संगम था। इसके पुत्र का नाम था अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर हर्यंक वंश के बाद आपका जो है शिशुनाग वंश। ठीक है। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। तो शिशुनाग के नाम पर ही शिशुनाग वंश चला। ठीक है। जो कि हर्यंक वंश के बाद आपका आया। ठीक है। और इसका विवरण क्या है, तो हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक, जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर, तो ये आपका अंतिम शासक नागदशक है हर्यंक वंश का। ठीक है। जो और नागदशक को एक योग्य आमत ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी। ठीक है। तो एक नागदशक का एक योग्य आमत था, उसने इसको जो है पराजित कर शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। ठीक है। और इसने अपनी राजधानी जो है वैशाली बनाई। ठीक है। तो पहले पाटलिपुत्र था, पहले राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली। तो वैशाली राजधानी किसने बनाई, तो शिशुनाग ने वैशाली बनाई। ठीक है। उसके बाद है जो शिशुनाग के बाद जो बना आपका राजा, उसका नाम था कालाशोक या काकवन भी बोलते हैं इसको। तो कालाशोक या काकवन, इसने जो है राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र कर दी। ठीक है। तो सबसे पहले आपका राजगिरी किसने बनाया था, तो आपका अजातशत्रु ने। उसके बाद फिर आपका जो है उदयन ने पटना बनाया, पाटलिपुत्र। उसके बाद फिर आपका शिशुनाग ने बनाया आपका राजधानी कहाँ पर, तो वैशाली में। उसने उसके बाद कालाशोक ने बनाया राजधानी पाटलिपुत्र में। ठीक है। और इसी समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ और इसका आयोजन वैशाली में सावा कबीर के अध्यक्षता में हुआ था। तो आपके कालाशोक के समय में जो है वैशाली में सावा कबीर के अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। और द्वितीय बौद्ध जो है संगीति में बौद्ध संघ जो है आपका बौद्ध संघ जो है दो भागों में विभक्त हो गया, एक स्थविर एक महासंगीत। तो एक स्थविर में एक महासंगीत में जो है विभक्त हो गया। और इसका अंतिम शासक जो था शिशुनाग वंश का, उसका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है। तो आपका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था, तो नंदीवर्धन था। ठीक है। तो शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग था। विवरण, हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक योग आमत ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी। इसकी राजधानी वैशाली थी। और कालाशोक या काकवन जो है उसके बाद बना राजा। और इसने जो है राजधानी परिवर्तित किया पाटलिपुत्र में। और द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के काल में हुआ, कालाशोक के समय में। और इसका आयोजन वैशाली में सावा कबीर की अध्यक्षता में हुआ। और बौद्ध संघ विभक्त हुआ यहाँ पर स्थविर और महासंगीत में। इसके बाद कालाशोक के बाद अंतिम शासक इससे शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन था। ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद आपका जो आया नंद वंश था। और नंद वंश जो था आपका जैन धर्म का समर्थक था। तो नंद वंश जैन धर्म का समर्थक था। और नंद वंश का संस्थापक महानंदिन था। ठीक है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महानंदिन था, जो कि महापद्म नंद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो इसकी उपाधि थी एकराट व एकछत्र। तो महानंदिन का जो उपाधि क्या रखा था इसने, तो एकराट व एकछत्र रखा था। और भार्गव भी उसकी उपाधि थी, जिसका मतलब होता है परशुराम का अवतार। सर्व क्षत्रांतक, तो क्षत्रियों का नाश करने वाला, तो सर्व क्षत्रांतक।
तो क्षत्रियों का नाश करने वाला अमित्र व्याकरणाचार्य पाणिनि, ठीक है। और इसके मित्र कौन थे? महापद्मनंद के, तो व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, तो इसके दरबार में रहते थे, ठीक है। तो नंदवंश जो है जैन धर्म का समर्थक था, और इसके संस्थापक का नाम था महानंदी या महापद्मनंद। इसको उपाधि थी एक राट युवा एक छत्र, और इसे भार्गव भी कहते थे, परशुराम का अवतार, सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसके मित्र थे व्याकरणाचार्य पाणिनि, ठीक है। और इसके 8 पुत्र थे, जिसने 100 वर्षों तक शासन किया आपका मगध के क्षेत्र में, ठीक है। तो महापद्मनंद के बाद इसका जो बेटा का नाम है पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, 10 सिद्धक, कैवर और धनानंद, ठीक है। तो धनानंद अंतिम शासक था। तो सबसे पहले पांडुगति, जब भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशनक और दशासिद्धक, तो कैवर, ठीक है। तो आपका है पांडुगति, भूतपाल, राजपाल, गोविशक, दशासिद्धक, कैवर और धनानंद अंतिम शासक धनानंद अंतिम शासक था। सिकंदर का ये समकालीन था, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश को स्थापित किया था। तो धनानंद अंतिम शासक था आपका नंद वंश का, ये सिकंदर का समकालीन था, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बिम्बिसार के बारे में डिटेल से। तो बिम्बिसार का जो है आपका कार्यकाल शासन जो है 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था, और जैन साहित्य में इसे श्रोणी कहा जाता है। बिम्बिसार मगध के आरंभिक हर्यंक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। तो जैन साहित्य में इसे श्रोणी कहा जाता है। बिम्बिसार मगध के आरंभिक हर्यंक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिम्बिसार अन्य अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। तो बिम्बिसार ने अंग देश पर जो आपका मुंगेर भागलपुर क्षेत्र पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया तथा उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। तो बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया तथा उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी, और इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी, तो उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मध्यकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। तो उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मध्यकुल की प्रधान पुत्री क्षेमा थी, ठीक है। इसकी 3 पत्नी थी बिम्बिसार की, ठीक है। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध बनाने के कारण बिम्बिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी, और जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और इसके राजा चंद्रप्रद्युत महासेन का बिम्बिसार से युद्ध हुआ था, ठीक है। तो मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। और इसके राजा चंद्रप्रद्युत महासेन का बिम्बिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों ने अंत में मृत बन जाना ही उचित समझा। जब चंद्रप्रद्युत को पीलिया रोग हो गया, तब बिम्बिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर, तो अवंती राज कौन था? देखिए अवंती राज आपका यहाँ पर अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। बिम्बिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज में मिला लिया था। तो मगध का वास्तविक शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंद्रप्रद्युत महासेन का बिम्बिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों ने अंत में मित्रता बन जाना ही उचित समझा। जब चंद्रप्रद्युत को पीलिया रोग हो गया, तब बिम्बिसार ने जो है अवंती राज के अनुरोध पर जो है अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। बिम्बिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज में मिला लिया। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी, उस समय उसे ग्रीव्रज कहते थे। तो मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी, उस समय उसे ग्रीव्रज कहते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिम्बिसार ने लगभग 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इसके समय में जो राजा थे आपके अलग अलग राज्य के, तो आपका अवंती के राजा उसमें चंद्रप्रद्युत था, कौशल का राजा प्रसेनजीत था, मगध का राजा अजातशत्रु था, और वत्स का राजा उदयन था, ठीक है। तो अवंती का राजा चंद्रप्रद्युत, कौशल का प्रसेनजीत, मगध का अजातशत्रु और वत्स का उदयन था। उसके बाद हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, जिसका राज्य जो है शासनकाल
492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व के बीच में रहा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। तो वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसने राजगीर में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की थी। उसने अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं अंत में उन पर आक्रमण कर उन्हें हराकर परास्त कर दिया और उनके स्वातंत्र को नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। तो इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं अंत में उन पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और उनके स्वातंत्र को नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध तंत्र का इस्तेमाल किया और उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। अजातशत्रु के प्रतिद्वंद्वियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वंशों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। तो अजातशत्रु के प्रतिद्वंद्वियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वंशों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। ठीक है, तो अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। उदयन, जिसका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व था, तो उदयन 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन में बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। तो अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन में बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। तो मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों पर फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का नाम दशक मिलता है। तो पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का नाम दशक भी मिलता है। ठीक है, इसके पश्चात जनता ने इन प्रतिहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य आमत को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसका शासन जो है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व था, जो कि आपका लगभग 56 साल तक रहा। ठीक है, इसका जो है राजकाज। तो शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। तो शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग था वो सबसे पहले राजा बना और इसका जो शासन काल था 412 ईसा पूर्व से लेकर 398 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसने 14 साल तक शासन किया। तो 412 ईसा पूर्व से लेकर 398 ईसा पूर्व तक शिशुनाग ने शासन किया। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था और इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज को जीतकर इसे जो है मगध साम्राज्य में मिलाना था और इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी। तो इसने अवंती राज को मिला लिया था अपने में। कालाशोक, इसका नाम उपनाम काकवर्ण था। तो इसका जो शासनकाल 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक था और इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने चूल्हा घोंपकर कालाशोक की हत्या कर दी थी। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिल नंदीवर्धन था। तो इस वंश का अंतिम शासक महानंदिल या नंदीवर्धन था। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। तो शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ।
ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। तो इस सुनागो के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए थे। ठीक है, नंद वंश का शासन जो है 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व के बीच में रहा। तो इस वंश का संस्थापक महानंदिन था, इसे महापद्मनंद भी कहा जाता है। और महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु एक सुधरी दासी पुत्र महापद्मनंद ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। तो इस वंश का संस्थापक जो है महानंदिन था। महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु एक सुधरी दासी पुत्र महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी। तो महापद्मनंद अलग है, महानंदिन अलग है। ठीक है, नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण इसे नवनंद कहा जाता है। तो नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण इसे नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं। तो महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं। पहला उग्रसेन जिसका नाम था महानंदिन, दूसरा आपका पांडुक है और उसके बाद आपका जो है पांडुगति है, तीसरा चौथा आपका भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा आपका गोविष्णक, उसके बाद है दशासिद्धक, आठवां आपका कैवट और नौवां आपका धनानंद है। तो आपका है महानंदिन, पांडुक, पांडुगति, राष्ट्रपाल, भूतपाल, गोविष्णक, दशासिद्धक, कैवट और धनानंद। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया। शेष 8 उसी के पुत्र थे। तो उग्रसेन जो आपका था उसे ही महापद्म या महानंदिन कहा गया। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया और शेष 8 जो है आपके उसी के पुत्र थे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है महापद्मनंद। तो महापद्मनंद का जो शासन काल है वो आपका 344 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व के बीच में था। तो महापद्मनंद ने स्वयं को एकराट कहा था। तो महापद्मनंद ने स्वयं को एकराट कहा था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहां के एक नहर खुदवाई और जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख में से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। तो इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। तो व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निस्संदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। तो व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे और यह निस्संदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में से सर्वोच्च क्षत्रांतक उपाधि दी गई है। तो पुराणों में से सर्वोच्च क्षत्रांतक उपाधि दी गई है। नेक्स्ट आपका है धनानंद। तो धनानंद जो है महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। तो महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया। तो धनानंद को जो है ग्रीक यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा गया है। धनानंद के समय 350 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। तो नंद शासक जैन मत के पोषक थे। धनानंद के जैन आमत सकटाल और शूलभद्र थे और उपवर्ष वररुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे। तो नंद शासक जैन मत के पोषक थे। धनानंद के जैन अमत सकटाल और शूलभद्र थे और उपवर्ष वररुचि और कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2000 पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। मगध की सफलता का कारण क्या था? तो इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे अनेक साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई थी। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं थी। समृद्ध लौह खनिज भंडारों की सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार कराने में सफल हुए। मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर, द्वितीय पाटलिपुत्र और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद था। ठीक है, तो मगध की 2 राजधानियां प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी और राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद था। पाटलिपुत्र जो है गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित था।
इससे तथा पाटेपुर से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी से मिलती थी। चारों ओर से नदियों से घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अवैध थी। इसे सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से तथा पूर्व दक्षिण और पूर्व की ओर से घिरे हुए थे। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप से एक जलदुर्ग था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र में अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। यहाँ के किसान किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे। भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक टैक्स के रूप में इसे अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया था। सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।